हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग क्लास 12th की जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी बुक नंबर फर्स्ट जो है हमारा बच्चों उसकी वीडियोस देख रहे थे। बच्चों हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है मानव विकास। ठीक है, इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के 1 मार्क्स वाले और एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा कर ली थी। तो चले बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है बच्चों इन्हें हम कहते हैं लघु उत्तरित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव मूल्य सापेक्ष होता है। किन्हीं 3 तर्क दे करके इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों क्या क्वेश्चन क्या समझे, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव मूल्य सापेक्ष होते हैं। मूल्य क्या होता है, सापेक्ष होता है। 3 उदाहरण के द्वारा हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए विकास तब ही सार्थक माना जाता है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो, मतलब करंट इवेंट्स में क्या हो, ग्रोथ हो। सेकंड है बच्चों, विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो। कैसी वृद्धि हो, सकारात्मक वृद्धि हो। थर्ड है, परंतु केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन होता है, गुणों के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ होता है। अर्थात किसी स्थान पर यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था भी बढ़ जाती है तब वह वृद्धि के साथ साथ विकास उसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होते हैं। थर्ड है बच्चों, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, डॉक्टर महबूल उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो बच्चों इसके 3 पॉइंट देखिए। विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। सेकंड, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। थर्ड, विकास परिवर्तनशील है, इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिससे लोग सार्थक जीवन जी सके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया मानव विकास का एक कल्याण उपागम भी होता है जिसमें मानव के कल्याण पे विशेष बल दिया जाता है। कल्याण उपागम की बच्चों मेन विशेषताएं क्या है। पहला, यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों में लाभार्थी के रूप में देखती है। आगे बच्चों, यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देती है। थर्ड है बच्चों, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। अगला है बच्चों, सरकार कल्याण पर अधिकतर व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, संसार में बच्चों मानव विकास के आधारभूत आवश्यक उपागम को स्पष्ट कीजिए। जो मानव विकास के जो इंपॉर्टेंट उपागम होते हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या होता है, इसे हम कहते हैं शॉर्टकट में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो है 6 न्यूनतम आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल पूर्ति, स्वच्छ और आवास की पहचान की गई थी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे आवश्यक है। इसमें मानव विकल्पों की वृद्धि पर जोर नहीं दिया जाएगा। मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त कारण देकर के उत्तर दें। मतलब संसार के अलग अलग देशों में मानव विकास
कि कहीं पे निम्न स्तर दिखता है तो कहीं पे उच्च दिखता है, ऐसा क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों है? तो उच्च स्तर वाले देश देखिए, पहला पॉइंट है, इन देशों में सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। सेकंड है, राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहां पर नहीं पाई जाती है। थर्ड है, यहां बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि शामिल है। ये तो आपने देखा उच्च स्तर वाले देश जिनका डेवलपमेंट में ऊंचा स्तर है। अब निम्न निम्न स्तर वाले देशों को देखिए बच्चों, यहां पे ना सामाजिक सेवा जैसे सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। सेकंड, इन देशों में प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस सेक्टर पे और गृह कलह शांत करने में अधिक व्यय होता है। अधिकांश देशों में अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अधिकांश देशों में राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। ये जो निम्न स्तर वाले जो देश होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास के आय उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मानव विकास के जो आय उपागम है, तो देखिए बच्चों, यहां पे जो मानव विकास का जो आय उपागम है उनकी 3 विशेषता है। पहला तो आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराना उपागम है। ठीक है, इस विचार के अनुसार आय बढ़ने के साथ साथ मानव का विकास भी बढ़ता है। सेकंड है, इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़ करके देखा जाता है। थर्ड है बच्चों, आय का स्तर ऊंचा होने पर विकास का स्तर भी कैसा होता है? ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकांक का वर्णन कीजिए। मानव विकास सूचकांक के अंदर मेन कौन से सूचकांक होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का सूचक होता है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार मान लिया जाता है। यह मनुष्य की ज्ञान तक तक पहुंचने की को प्रदर्शित करता है, ज्ञान तक उसकी पहुंच को प्रदर्शित करता है। अगला है संसाधनों तक पहुंच। क्या है बच्चों अगला? संसाधनों तक पहुंच। यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है, यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है? तो सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की सतत प्राप्ति। सेकंड है, सभी पर्यावरणीय, वित्तीय व मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। थर्ड है, इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। किसी देश क्षेत्र देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किसी देश क्षेत्र के आकार वो प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखिए, इसके आंसर को देखते हैं। किसी प्रदेश के आकार व प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसके आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि प्राय मानव विकास में बड़े देश की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। मानव विकास का स्तर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास से मापा जाता है, जो देश के आकार से प्रभावित नहीं होते हैं। सेकंड है, मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहता है। थर्ड है, छोटी अर्थव्यवस्था जैसे श्रीलंका, टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। वहीं कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद भी मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब व गुजरात से कहीं बेहतर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पे हमारी ये वाली वीडियो समाप्त होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम ये 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है इसके भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो को अपलोड कर देंगे बच्चों। प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास 12 की ज्योग्राफी की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम एक फ्रेंड के साथ और एक स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।